हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे चैप्टर आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है 9th में मोशन का। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पूरे नोट्स हम बनाएंगे और आप अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और साथ में ही नोट्स बना लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। इसके साथ साथ इस पार्ट 1 में हम पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे, पूरा मतलब जो है उसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड पार्ट 2 में हम उसके पूरे न्यूमेरिकल सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम बात करते हैं मोशन की। मोशन में क्या है कि कोई भी चीज़, अगर आप कहें कि कोई चीज़ या ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब कि उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ बदल रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर टाइम के साथ साथ चल रही हूँ तो इसका मतलब बोर्ड के रेफरेंस में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। तो मोशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, ऐसा लिखना। An object is said to be in motion when its position change with respect to time। यानी किसी की पोजीशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम ये बोलेंगे कि वो मोशन में है। क्लियर है? यहाँ पर हम ये कहें कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो इसका मतलब उसकी जो पोजीशन है वो जो है टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मेरी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, यानी मैं 1 घंटे पहले भी यहाँ थी और 1 घंटे बाद भी यहाँ हूँ। ठीक है, सपोज दैट मानते हैं ऐसा, तो यानी कि मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ। तो रेस्ट मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, वो क्या लाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। ठीक है, तो रेस्ट में हम किसको बोलेंगे, रेस्ट, यानी कि an object is said to be in rest when its position will not change, when its position not changes with respect to time, WRT मतलब with respect to। ठीक है, यानी कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, तो वो हम क्या कहलाएगा, वो है कि वो मोशन के अंदर है। अब आपके जो मोशन है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, मोशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, ऑसिलेटरी है, लीनियर है, ठीक है, सर्कुलेटरी है, ठीक, तो रेक्टिलिनियर है, बहुत सारे मोशंस के आपने टाइप पढ़े होंगे। लेकिन बेसिकली हम ये बोलते हैं कि मोशन के यहाँ पर 3 टाइप्स होते हैं। तो मोशन कितने टाइप का है आपका, एक तो लीनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, सेकंड जो है आपका है सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी पाथ पे वो मोशन कर रहा है, सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है, यानी कि सर्कल में मोशन कर रहा है। और एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन मतलब कि किसी मीन पोजीशन से वो टू एंड फ्रो पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि वो जैसे अगर आप झूला देखते हैं ना, झूला वो ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ये ऐसा जाता है, तो वो एक पोजीशन से टू एंड फ्रो पोजीशन पे जा रहा है। या आप घड़ी का पेंडुलम कर सकते हैं कि घड़ी का पेंडुलम ऐसे जा रहा है, फिर आप मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन आपको पढ़ना कौन कौन सा है 9th क्लास के हिसाब से, लीनियर है और सर्कुलेटरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है, आपका इंट्रोडक्शन भी है इसमें आपका। ठीक है, लास्ट में आप देखेंगे सर्कुलेटरी मोशन का थोड़ा सा आपको इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक तो हमको मोशन समझ में आ गया, दूसरा हमारे पास कि रेस्ट में, तीसरी हम बात कर लेते हैं कि एक जो है आपका फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, देख लेते हैं। इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आप ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो है उसका कितना डिस्टेंस वो उसने तय किया है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हम मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ द फिजिकल, आपका उसका है फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके लेवल पे, तो या ये कह सकते हैं आपके क्या किसी भी लेवल पे, तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरीके की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ओके, और आपकी है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज यानी कि जिनके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड शामिल होता है, यानी कि हम ये बोले कि जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अभी इसको और क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं थोड़ा सा क्लियर हो रहा है तो आप परेशान हो, 2 सेकंड में आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए। मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और
वेक्टर में मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन हो, ठीक है, विद डायरेक्शन हो। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। कल मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मार्केट जा रही थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो बोला है जैसे इसका मतलब स्पीड मेरी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर के अंदर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड डाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्पीड है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। इसके अलावा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी आपका क्या है, डिस्टेंस भी आपका है आपका स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। इसके अलावा अब हम बात कर लें कि वेक्टर जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं कल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड यानी 40 किलोमीटर पर आवर के साथ साथ मैंने यहाँ पर डायरेक्शन भी लगा दी नॉर्थ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई आपकी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। अब हम ये कहें कि हमारी वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जैसे है आपका वेलोसिटी, इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ साथ एसेलरेशन। नोट्स अभी जल्दी तैयार करते जाइए, जल्दी तो साथ के साथ होता चला जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपका ये जो है मोमेंटम, इसके साथ साथ है जैसे आपका फोर्स, ठीक है। तो ये जो है आपका फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की, स्केलर और वेक्टर। और स्केलर जो है जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है और वेक्टर जिनके अंदर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपकी कितने टाइप की होती हैं, सॉरी इसको मैंने उल्टा लगा दिया। अब मैग्नीट्यूड कितने टाइप की होती, डायरेक्शन जो है आपकी किस ऐसा नहीं है, बच्चे समझते हैं डायरेक्शन कितने तरीके की होती है, सिर्फ 4 तरीके की, कि आपका जो है नॉर्थ, उसके बाद है आपका साउथ, उसके बाद है आपका ईस्ट, उसके बाद है आपका वेस्ट, ठीक है। ऐसा बच्चे सोचते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट तो डायरेक्शन है ही, इसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि एक मिडिल डायरेक्शन आ गई, ईस्ट साउथ डायरेक्शन, वेस्ट साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इस तरीके की डायरेक्शंस भी आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये बोले कि आई एम गोइंग अपवर्ड, ठीक है, तो अपवर्ड जो है वो भी एक डायरेक्शन है, डाउनवर्ड जो है वो भी एक डायरेक्शन है, राइट साइड वो भी एक डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड वो भी एक डायरेक्शन है। यानी कि डायरेक्शन में सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगाना ही डायरेक्शन नहीं है, वहां पर आप डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड लेफ्ट राइट, ये सब भी अगर आप बोलते हैं तो दैट इज कम्स अंडर द डायरेक्शन पार्ट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो हमें डिस्कशन करनी है हमारे इस चैप्टर के अंदर। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड की, वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, इसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा ये तो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई जिसको हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा हम इस चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए क्या है डिस्टेंस जो होता है दैट इज एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर लें तो एक्चुअल पाथ लेंथ एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि ये जो डिस्टेंस है इसके बारे में और डिस्कशन करने से पहले इसके बारे में और हम इसके क्वालिटीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये कैसी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके अंदर केवल और केवल हमारा क्या जुड़ेगा, हमारा केवल और केवल मैग्नीट्यूड जुड़ेगा। अब जो आपका डिस्टेंस है वो उसकी जो SI यूनिट होती है यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है दैट इज मीटर, ठीक है। यानी कि M से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर इसकी यूनिट है, इसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा इसके अलावा ये मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड, है ना, कैन बी मेजर्ड, इसको हम मीटर सेंटीमीटर, जैसे मीटर में तो है ही, लेकिन सेंटीमीटर,
ठीक है, किलोमीटर, हेक्टामीटर, इस तरीके से और अदर में कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो इसके अंदर जो इंटरनेशनल यूनिट्स है यानी ऐसा यूनिट है दैट इज मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। आप कहोगे कि मैडम अभी ऐसी बात क्यों कर रहे हो, ऐसी गलत बात क्यों कर रहे हो, तो हम बोलेंगे अभी डिस्प्लेसमेंट में ऐसी गलत बात आएगी इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके एसआई यूनिट मीटर है, इट कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसकी डेफिनेशन ये है, इसका नोट्स बन गया। अब देख लीजिए फटाफट से हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है ए से बी जा रहा है 10 मीटर, उसके बाद B to C जा रहा है वो जो है B to C जा रहा है वो 20 मीटर, एंड C to D जा रहा है वो C to D जा रहा है वो 15 मीटर, एंड वापस से वो A पर जो आया तो यहाँ पर जैसे वो मान लिया कि हमने माना कि 25 मीटर। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या है, हमने कहा एक्चुअल पाथ लेंथ, तो जहाँ से उसने कवर किया सी, देखिए A to B गया वो 10, प्लस करते जाइए, B to C गया है ना, प्लस करते जाएंगे, B to C गया 20, ठीक है, सम करते चलेंगे, C से D गया 15, ये 15 गया, और D से A वापस से आ गया, ये हो गया 25। ठीक है, इन सबको प्लस कर दीजिए, 25 15 40 40 20 60 60 और 10 70। ठीक है, और 2 2 4 5 6 7 70, तो 70 मीटर जो है इसकी एक्चुअल पाथ लेंथ आई है, जो कि इसने A से B, B से C, C से D और D से वापस से A जाने में तय की है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की कि आखिर जो है डिस्प्लेसमेंट क्या बला है। ठीक है, तो चलिए इतना नोट्स बन गया है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब कर रही हूँ। चलिए अब यहाँ पर जो है हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या चीज है। डिस्प्लेसमेंट ये चीज है मेरे बेटा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी कि हम ये बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये जो है आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसा है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी जो है उसके बाद एसआई यूनिट जो है दैट इज इन मीटर, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज कि जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक ऐसा, इसकी एसआई यूनिट जो है मीटर है, और इसकी जो पोजीशन है वो है इसका ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक और चीज कि हम यहाँ पर मीटर के साथ साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी लेंगे, क्योंकि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इसको हम बात करते हैं कि जैसे ये यहाँ पर A to B गया कोई जो है 5 मीटर। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है आपका B to C गया वो 12 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज दैट कि यहाँ पर आके वो रुक गया, अब आपसे वो कहेगा कि व्हाट इज द ये हो गया 13 मीटर है ना, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अगर ये पूछे, सबसे पहले वो पूछेगा कि व्हाट इज डिस्टेंस, पहले अपन इसमें डिस्टेंस निकालते हैं बेटा, है ना। डिस्टेंस क्या क्या होगी, 5 और 13, ये कितना हो गया आपका 18 मीटर, आप सीधे सीधे बोल दोगे। लेकिन अगर आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, और मैंने आपको बोला है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि सीधी डिस्टेंस। अगर आप इसको शॉर्ट डिस्टेंस नहीं बोलो तो सीधी डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हुआ, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर A to C, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया ये कि जैसे सपोज दैट इसको आप 12 मान लो, है ना, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 17 मीटर हो गया। अब यहाँ पर जो है ये आपको हाइपोटेनियस जैसा दिख रहा है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका x, है ना।
एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 144 प्लस 25, यानी कि हमने इसमें क्या लगा दिया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। दोबारा से मैं इसको समझा दे रही हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालने के लिए हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन सीधा टच करेंगे, और यहाँ पर हमें अगर ये 90 डिग्री अगर उसने दे रखा है, नहीं दे रखा है तो फिर अलग तरीके से करेंगे, लेकिन अगर यहाँ उसने 90 डिग्री दे रखा है तो हम यहाँ पर जो अगर ये सपोज एक्स है तो एक्स स्क्वायर हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका जो है बेस का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25 प्लस 144, ये हो गया आपका जो है 169, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 13, 169 13, तो ये हो गया आपका 13। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका डिस्टेंस कितना आया, आपका डिस्टेंस आया 17 मीटर, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट आया 13 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज, यानी कि इनिशियल और फाइनल को आप सीधे मिला देंगे, देन फिर आप इसकी कैलकुलेशन बिठाएंगे। अलग अलग फॉर्मूले में हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, वो आपको जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, और क्या क्या क्वांटिटीज हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है अभी हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है, बच्चे बड़े ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए अगर सपोज दैट कोई पोजीशन ए से बी पे गया, ठीक है, और जो 5 मीटर गया, ठीक है, और वो बी से वापस से जो है आपका बी से ए पोजीशन पे आ गया, 5 मीटर का डिस्टेंस उसने फिर से तय किया, तो यहाँ पर जो है आपका वो गया और वो वापस जैसे गया वो वापस आ गया, तो ए से बी पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन कितनी आई, ए आई, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, जीरो। इसके अलावा अगर आप देखो कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के अंदर अगर एक जो है एक पत्थर आप स्ट्रिंग से घुमाते हो, या एक बच्चा जो है एक बच्चा ए बच्चा है वो ट्रेवल कर रहा है और वो यहाँ से जाके वापस ए पे आता है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 2πr से, क्योंकि हम इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमारा होगा जीरो। क्यों, क्योंकि वो जिस पोजीशन से चला और वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गया, तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो फटाफट से आपके नोट्स में हम एक और चीज ऐड कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, हो सकता है कि ये एग्जाम में आ जाता है कई बार, तो इसको फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या जो है डिफरेंसेस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस लिख देती हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट लिख देती हूँ। ठीक है, इस अपने नोट में फटाफट से डालिए, नोट डाउन करिए और जल्दी से इसको लिखते जाइए। देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ है, ये हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया, और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है शॉर्टेस्ट लेंथ है। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। उसके बाद डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ओनली मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर जो है इसके ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके अंदर आप मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन लेके आएंगे। उसके बाद जो है डिस्टेंस जो है आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो है इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस कंप्लीट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्पीड की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड जो है, स्पीड अब जैसे मैं कहूँ कि मेरा जो है मैं कल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने, आप अगर फिजिक्स में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, किसी की वैल्यू, तो आपको यूनिट और आपको उसका फॉर्मूला खुद ब खुद मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, यानी कि मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय कर रही थी। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि आपका जो है
एक यूनिट टाइम है, चाहे वो 1 घंटा है, 1 मिनट है, 1 सेकंड है, कोई भी पर यूनिट टाइम में जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो दैट इज द स्पीड। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस को हम किससे जो स्पीड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज एस। ठीक है, और एस जो होगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आपका एस जो होगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट जो है, एसआई यानी कि इंटरनेशनल यूनिट जो है दैट इज मीटर पर सेकंड, यानी कि आप कितना ही आप किलोमीटर पर आवर हो, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स पे आएंगे और पूरा एसआई यूनिट पे कन्वर्ट करना है तो आपको मीटर पर सेकंड पे उसको लाना ही पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है ये हमेशा स्पीड हमेशा आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, स्पीड हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड आपकी पॉजिटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि आपकी डिस्टेंस पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपकी स्पीड जो है वो पॉजिटिव, क्योंकि इसमें आप डायरेक्शन नहीं ऐड कर रहे हैं। दूसरी बात ये यहाँ पर कि आपका जो स्पीड है वो है आपका आपको स्पीड से रिलेटेड 3 टर्म्स यहाँ पर पढ़नी है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड, और आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, अब यहां पर जो है यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वर्ड क्या कह रहा है, बिल्कुल इक्वल। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि इक्वालिटी, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है तो वो होगा यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है यानी कि वो अगर इक्वल डिस्टेंस तय नहीं कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और एवरेज स्पीड जो होगा उसको कैसे हम फॉर्मुलेटेड करेंगे, एवरेज स्पीड मतलब कि उसकी अगर स्पीड बदल रही है, घट बढ़ रही है, तो टोटल ऑन एन एवरेज वो कितनी स्पीड से किसी जगह पहुंचा। अगर अपन बोलते हैं कि यार मैं तो 40 किलोमीटर ऑन एन एवरेज स्पीड पे चला या 30 किलोमीटर ऑन एन एवरेज स्पीड पे चला, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड के बारे में। चलिए अब हम जो है डेफिनेशंस जो है बहुत इजी फॉर्म में मैंने लिखी है। यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो कह रहा है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, तो क्या है, यानी कि वो इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि जो है मैं कहूँ कि जो है कोई बच्चा है, हर्ष बच्चा है, और वो अगर अपना 1 घंटे में वो कहीं मार्केट निकला है और या कहीं वो जो है कहीं निकला है घूमने। ठीक है, तो वो अगर 1 घंटे में जो है 40 मीटर जो है 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर तय करता है, एंड नेक्स्ट सेकेंड आवर भी वो जो है 40 किलोमीटर तय करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आवर में भी उसने 40 किलोमीटर तय किया एंड सेकेंड आवर में भी उसने, यानी कि जैसे इसका ऐसा समझिए कि हर्ष है, एक बच्चा है, वो 9 बजे चला अपने घर से, सुबह 9 बजे, और 9 बजे से 10 बजे तक वो उसने 40 किलोमीटर तय कर लिया था। 10 से 11 बजे भी उसने 40 किलोमीटर तय कर लिया था। इसका मतलब 1 घंटे में, 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर और फिर से 1 आवर में उसने 40 किलोमीटर उसने तय किया। इसका मतलब ये है कि हर 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर तय कर रहा है। इसका मतलब वो जो है उसका जो स्पीड है दैट इज यानी कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या कह रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस जो है उसने इक्वल टाइम में तय किया। यानी कि जैसे अगर हम बात कर लें कि कोई पर्सन है ए और ए से वो बी गया है, यानी कि वो 40 किलोमीटर गया है 1 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ से वो बी टू सी गया है जो कि है 50 किलोमीटर, और वो भी उसने 1 घंटे यानी 30 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में। इसका मतलब ये है कि उसने पहले घंटे में जो है 40 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में उसने 30 किलोमीटर, और हो सकता है कि नेक्स्ट 1 आवर में उसने हो सकता है कि 25 मीटर या 35 मीटर मान लीजिए 35 किलोमीटर जो है उसने तय किया। इसका मतलब ये है कि हर घंटे टाइम इंटरवल में उसका जो स्पीड है कहीं ना कहीं वेरिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि तभी
तभी वो जो है इक्वल डिस्टेंस तय नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे 40 किलोमीटर, यहाँ 30 किलोमीटर, यहाँ 35 किलोमीटर, यानी उसका स्पीड क्या है, वेरिएट कर रहा है, बदल रहा है, घट बढ़ रहा है। इसी वजह से वो इक्वल टाइम इंटरवल में भी इक्वल डिस्टेंस तय नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज स्पीड जो है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड को एक और नाम हम देते हैं दैट इज कांस्टेंट स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को एक और नाम देते हैं दैट इज वेरिएबल स्पीड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होता है कि आपका ये रेशो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि अगर हम ये कहें, इसी को ही हम ले लेते हैं कि अगर एक पर्सन ने, ठीक है, जो है जैसे हम बोलते हैं कि राजेश्वरी एक बच्ची है, उसने जो है 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर जो है एक घंटे में तय किया। तो यहाँ पर जो है अगर हम बोले कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस 40, 30 और 35 कितना हो गया बेटा, जो ये हो गया जो 3 दिन 6 4 10 105। ठीक है, ये हो गया। और टोटल टाइम कितना 1 2 3, तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये कितना हो गया 3 3 9 और 3 5 15, ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, अब वो 35 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी कि एवरेज स्पीड मतलब कि टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, यानी कि उसने कितना तय किया टोटल, और टोटल टाइम कितना निकला वो आप कैलकुलेट कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, तो दैट विल बी द एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं एवरेज स्पीड के, ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, एक न्यूमेरिकल की हम बात कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसने ट्रेवल किया है 14 मीटर 4 सेकंड में, और उसने जो है अगले 2 सेकंड के अंदर 16 मीटर ट्रेवल किया है, तो उसका एवरेज स्पीड निकालना है। जैसे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 14 + 16 कितना हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया जो है 6 4 10 1 और 2 3 30 मीटर हो गया। और टोटल टाइम कितना है, टाइम कितना है यहाँ पर हमारे पास 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, ये कितना हो गया हमारे पास 6 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज जो स्पीड हो गई है, एवरेज स्पीड ये हो गई है 30/6 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, तो ये हमारा इस तरीके से आप जो है एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, और वेलोसिटी चूंकि हम जानते हैं दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो चलिए फटाफट से हम बात करते हैं वेलोसिटी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है उसको डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख लिया है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी बॉडी के थ्रू जो तय किया गया है किसी पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो रोल आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक तरीके की वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पढ़ रखा है ये। इसके साथ साथ वेलोसिटी को अगर आप देखें, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया गया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन गिवन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी इसका जो फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम ये बोल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी को एक और हम टर्म बोल सकते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। यानी कि अगर आप देखो तो अगर स्पीड में अगर आप डायरेक्शन लगा दोगे तो दैट इज वो बन जाएगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, और जैसे हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, सेम उसी तरीके से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो। ये प्लस वी मतलब कि पॉजिटिव, एन मतलब माइनस वी मतलब ये मेरे लिखने का तरीका है, ये नेगेटिव और जीरो। यानी कि जो वेलोसिटी है वो आपका तीनों ही तरीके की हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपकी जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट वेलोसिटी की वो होती है मीटर पर सेकेंड एंड विद डायरेक्शन, मीटर पर सेकेंड विद डायरेक्शन। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन भी उसके अंदर साथ में लगी हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेलोसिटी के टाइप हम पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी जो होती है वो 3 टाइप की होती है, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है,
आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि अगर आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल पे तय कर रहे हैं तो दैट इज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में, सपोज दैट कि जैसे आपका कोई है बॉडी, वो ए से बी जा रही है, ए टू बी लीनियर मोशन पे जा रही है, और यहाँ पर वो 1 आवर के अंदर जो है उसका डायरेक्शन है 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ये जो है अगर आप मान लें राइट साइड में, ठीक है। तो ये और जो है उसके बाद ये आपका बी से सी गया है तो भी 1 आवर में, तो भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को जो है फॉलो कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेकंड टाइप जो है जिसमें अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट तय किया जाता है इक्वल टाइम इंटरवल पे। यानी कि सपोज दैट अगर वो ए से बी पे जा रहा है और बी पे अगर वो 40 मीटर की दूरी तय कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है 1 आवर में, और सेम सी से अगर वो जो है हम ये बोल दें कि 1 आवर के अंदर वो 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो आपका अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो तय कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जैसे हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ लिया है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कि इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी किसका रेशो है, रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी कि इसके अंदर जैसे सपोज दैट कि आपको अगर कोई एवरेज निकालना है किसी वेलोसिटी का और उसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, और तो वो पूछ रहा है कि आपका एवरेज कितना है। सपोज दैट इसको हम ये समझते हैं कि एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार है जिसकी 40 मीटर पर सेकेंड जो है फर्स्ट आवर में थी, एंड देन उसका 50 मीटर पर सेकेंड जो 40 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, डिस्प्लेसमेंट 1 आवर में 40 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया 2 आवर के अंदर। देन जो है फाइंड आउट द वी एवरेज, यानी कि एवरेज वेलोसिटी आप पता करिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है 40 + 50 और टोटल टाइम कितना है 2 + 3, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर 90/3, तो ये कितना हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ये आप ऑन द राइट साइड है ना, डायरेक्शन पे आप इसमें लगाएंगे तो ये आपका वी एवरेज हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर सपोज दैट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप दोनों को प्लस करेंगे एंड बाय 2 कर लेंगे। अगर सपोज दैट आपको बहुत सारी वेलोसिटीज दी हुई हैं कि अगर कोई बॉडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी जो है 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, देन फिर उसके बाद जो है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, देन फिर वो जो है कुछ टाइम मतलब 1 आवर में, फिर उसके बाद 2 आवर या जो है एक जो वेलोसिटी है उसकी 40 मीटर पर सेकेंड है ना। एक अगर अपन क्वेश्चन ले इस तरीके का सम ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल नंबर करने के लिए, तो यहाँ पर जो है जैसे कोई बॉडी 40 मीटर पर सेकेंड, देन 30 मीटर पर सेकेंड, देन 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, तो आप उसका एवरेज फाइंड करिए। तो यहाँ पर जो है एवरेज फाइंड करने के लिए आप सबका टोटल करेंगे 40 + 30 70 एंड 15, ये हो गया आपका 85, और इनका टोटल कर देंगे, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे 1 2 एंड 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 2 6 85, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ 85/3, यानी कि 3 2 6 और 2 3 8 24 3 3 9, यानी 28.3 समथिंग मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी आती है, ठीक है। तो एवरेज समझ में आ गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब देखिए कि एवरेज वेलोसिटी को एक बार मैं और रिमाइंडर दे देती हूँ आपको कि अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और टोटल टाइम दिया हुआ है तो सबका आप प्लस करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट को प्लस करेंगे और टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद वी एवरेज जो है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बाय 2 करेंगे। उसके बाद जो है ऑल वेलोस, अगर बहुत सारी वेलोसिटीज दी हुई हैं तो सारी वेलोसिटीज का सम करोगे और टोटल नंबर कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारी एवरेज वेलोसिटी का, ताकि आपको जो है आगे डाउट ना रहे। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स को। देखिए इसके अंदर ये क्वेश्चन है, रवि वेंट दिल्ली टू नागपुर, टाइम उसने लगाया है 4 hours 30 minutes, और ओडोमीटर की रीडिंग स्टार्टिंग में 4200 मीटर और एंड ऑफ द ट्रिप जो है 4460 किलोमीटर, हाँ मीटर नहीं सॉरी यहाँ पे किलोमीटर करिए, ठीक है। एंड एवरेज वेलोसिटी पता करनी है हमको, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगी देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। अब यहाँ पर जो है टोटल टाइम कितना लगा
जो है टाइम को अगर मैं देख लूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए 4460 माइनस 4200, ठीक है, ये कितना हो गया, जो है यहाँ पर 4460 4200, तो ये कितना हो गया 260, ये कितना हो गया आपका 260, ठीक है। अब यहाँ पर जो है टोटल टाइम कितना लगा आपका, टोटल टाइम लगा आपका 4 आवर और 30 मिनट, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो गया 30 मिनट जो है, 4 आवर तो है ही, अब 30 मिनट को भी आप जो है कन्वर्ट कर लीजिए, ये कितना हो गया आपका 4 आवर और 30 मिनट, ये हो गया 1/2, है ना, तो 4 आवर प्लस 0.5 आवर, है ना, ये 1/2 करोगे तो 0.5 तो 4.5 आवर, यानी आधा घंटा और जुड़ गया ना, आधा घंटा और जुड़ गया, तो 4.5 आवर, तो यहाँ पर जो है 260 अपॉन 4.5 आवर, ठीक है। तो 260 अपॉन 4.5, इसका डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2600 अपॉन 45, इसको मैं 5 से कट कर रही हूँ, 5 5 = 25, यहाँ पर बचा 1, तो 5 2 = 10 और 0, और 5 9 = 45, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम कर सकते हैं 520 को डिवाइड कर लीजिए आप, टोटल कितना आ जाएगा, 9 5 = 45, और ये कितना हो गया, 12 5 के 7, और 9 7 63, और ये 9 7 57.7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका एवरेज वेलोसिटी हो गई 57.7, तो यहाँ पर आपने कैसे निकाला, आपने जो है एंड ऑफ द ट्रिप और स्टार्टिंग ट्रिप की रीडिंग माइनस कर ली, तो आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, आपने टाइम टोटल टाइम से डिवाइड कर लिया, और आपने 30 मिनट को भी आपने जो है उसको आर में कन्वर्ट किया था, आधा 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर 4.5 आवर, तो इसको डिवाइड कर लिया तो 57.7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोशन की, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उनकी हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन जैसा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म, यानी कि इक्वालिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा है कि व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो जो चीज़ है, यानी कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई जो है आपका व्हीकल अगर इक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो मोशन क्या कहलाएगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। सपोज दैट कि जैसे कोई कार है, ठीक है, जो है कोई जो है बच्चा है, और वो है हर्षित, ठीक है, हर्षित जो है वो अपनी कार से हर्षित जो है वो अपनी कार से निकला है 12 बजे, और 12 बजे से उसने 12 बजे यहाँ पर 12 नून को वो चला है, और 1 बजे यहाँ पर 1 बजे वो पहुँचा है ना, 1 PM मैं लिख देती हूँ, दिन के 1 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो है यहाँ से यहाँ तक उसने 50 किलोमीटर तय किया, ठीक है, घर पे 0 किलोमीटर तक घर से निकला अपनी कार से। अब उसके बाद जो है 2 बजे 2 PM पे वो पहुंचा है, 2 PM पे वो 100 किलोमीटर पे पहुंच गया है, और उसके बाद जो है यहाँ पर 150 किलोमीटर पे पहुंच गया है 3 PM पे। इसका मतलब ये है कि हर एक घंटे में यहाँ पर 1 घंटा है, यहाँ 1 घंटा है, यहाँ 1 घंटा है, 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर वो हर एक घंटे में 50-50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म मोशन जो है उसको प्रोसीड कर रहा है। अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप ग्राफ खींचेंगे डिस्टेंस और टाइम का अगर आप ग्राफ खींचोगे, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर जो है ये इस तरीके से डाटा लगाओगे, तो ये डिस्टेंस है ना, और यहाँ पर टाइम है ना, यानी 1 बजे 2 बजे 3 बजे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये, ठीक है, तो ये इक्वल लाइन आपको, मतलब कि स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। अगर आप उनको हटा के देखोगे तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये किस तरीके का ग्राफ मिलता है, आपको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर जो एक जो बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है या एक कोई व्हीकल है, अगर वो
अनइक्वल डिस्टेंस तय करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे यहाँ पर जो है 12 बजे अगर हम देखें 12 नून पे हर्षित अपनी कार से चला है और यहाँ पर 1 बजे 1 PM पे वो 50 किलोमीटर तय कर लेता है। नेक्स्ट वो 2 PM पे पहुँच रहा है तो उसने केवल 80 किलोमीटर पे ही पहुँचा, यानी कि 30 किलोमीटर ही उसने ट्रैवल किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर वो जो है करीबन 105 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 3 बजे 3 PM पे, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में वो जो है जैसे 40 किलोमीटर अपन मान लें, ठीक है, तो ये यहाँ पर 70, हाँ, तो जैसे एक घंटे में 1 आवर के अंदर उसने 40 किलोमीटर, फिर 1 आवर के उसने अंदर उसने 30 किलोमीटर, ये यहाँ पर 40 किलोमीटर, और यहाँ पर उसने फिर 1 आवर के अंदर उसने करीबन 35 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हर टाइम इंटरवल के साथ साथ उसका जो डिस्टेंस है वो वेरिएट कर रहा है, यानी कि बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचोगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ खींचोगे तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, इसको आप बोल दीजिए लीनियर ग्राफ, और है ना लीनियर, और यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर आप खींचोगे तो ये नॉन लीनियर कर्व आएगा। ये कैसा हो जाएगा बेटा आपका? नॉन लीनियर कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ये आप ध्यान रखिए कि यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ आता है वो लीनियर, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ आता है दैट इज नॉन लीनियर, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आती है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, तो फटाफट से एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कर लें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है तो हम ये बोलेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है इसको हम पहले डिनोट करते हैं A से। तो A इज इक्वल्स टू आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम V से। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। और जो टाइम लगता है और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं T से, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, कोई भी अगर हम चेंज देख रहे हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई V, इनिशियल वेलोसिटी हो गई U, और टाइम हो गया इसका T, ठीक है। तो V माइनस U अपॉन T। तो A का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी यूनिट हम देख लेते हैं। आप बताइए कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, SI यूनिट, और टाइम की होती है सेकंड। तो यहाँ पर कितना हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर इसको आप ऊपर ले जाओगे तो मीटर सेकंड माइनस रेस्ट टू द पावर 2, या मीटर सेकंड माइनस पावर 2 स्क्वायर, या ये मीटर सेकंड माइनस 2, या जो है माइनस पावर है इसमें, सीधी सी बात है ना। क्योंकि कई बच्चे जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसको नहीं समझते। तो मीटर, आप तो ऐसा बोलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड माइनस 2, ऐसा पावर मीटर सेकंड रेस्ट टू द पावर माइनस 2, ऐसा भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप एक्सेलरेशन को अगर आप देखें तो इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये चेंज वाला, यानी कि अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो जीरो, यानी कि 0 अपॉन T, यानी कि जीरो। क्लियर है? तो यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों ही एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है एक और चीज कि अगर कोई चीज़ रुक रही है, कोई कार रुक रही है, कोई जो आपका व्हीकल है वो रुक रहा है, तो वहां पर एक्सेलरेशन डाउन जाएगा, यानी कि डिक्रीमेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होता है वो कहलाता है आपका रिटार्डेशन, ठीक है। तो यानी कि इसको आप बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो एक्सेलरेशन बोलोगे, लेकिन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप बोलते हो रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। नेगेटिव एक्सेलरेशन को दोबारा मैं बता देती हूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप बोलते हो रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो है आपका ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव कब होता है?
ये हम देख लें कि पॉजिटिव कब होता है। पॉजिटिव तब होगा जब आपका फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा इनिशियल वेलोसिटी से। नेगेटिव कब होगा? जब आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा ज़्यादा आपका फाइनल वेलोसिटी से, यानी कि अगर इनिशियल ज़्यादा है तो यहाँ पर ये टर्म नेगेटिव में आएगी, ठीक है। और ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो होगा जब v इक्वल्स टू यू होगा। क्लियर है ये पॉइंट कि अगर आपका v ज़्यादा है u से तो आपका पॉजिटिव, अगर u आपका कम है तो आपका पॉजिटिव, और अगर u ज़्यादा है तो नेगेटिव। अगर v और u बराबर है तो वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, तो वहाँ पर आपको क्या लग जाएगा? वो आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और जो इसमें बात बताने वाली है कि जब आप चेंज को देखते हो, यानी कि सॉरी इसको यहाँ मत देखिए, हाँ यहाँ से मैं बता देती हूँ कि a इज इक्वल्स टू, जब भी आप चेंज को लिखते हो तो इसको आप लिखते हो डेल से, ठीक है। डेल v अपॉन टी, डेल मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। आप अभी नॉर्मल उसमें समझ ली कि डेल मतलब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं किसी चीज़ में, इनिशियल और फाइनल चीज़ में। तो यहाँ पर जो है a इज इक्वल्स टू डेल v अपॉन टी भी लिख सकते हो। डेल v मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। डेल मतलब आप रट लीजिए चेंज, अगर डेल के आगे v लगा है तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर डेल के आगे a लगा है तो चेंज इन एक्सेलरेशन, ठीक है। और डेल के आगे t लगा है तो चेंज इन टाइम। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन कंप्लीट होता है। सॉरी, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन के दो टाइप पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सॉरी मैं फ्लो में एकदम से बोल गई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म ए यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को आप समझिए, इसमें मैंने डेफिनेशन यहीं ऐड कर ली है। द वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर किसी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली, तो वहाँ पर जो है आप कहोगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ए जो कार है वो आपकी पहले उसकी जो है 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है, उसके बाद उसकी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर और इसको लगने वाला जो समय है वो है आपका 20 मिनट, 20 सेकेंड, ये लिख दीजिए 20 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ए से बी पोजीशन पे, इसको मैं रेड पेन से दिखा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा, ये 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है और यहाँ ए से ये बी पे जा रहा है। अगर ए से बी पे जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 40 माइनस 20 अपॉन 20, तो ये हो गया 20 अपॉन 20, ये हो गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपका हो गया, सपोज ये आपका हो गया 20 से 60, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो, और इतना 20 सेकेंड में ही हुआ, ये हो गया अपना 20 सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हुआ? 60 माइनस 40 अपॉन 20 सेकेंड इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसको आप बोलेंगे कि ये जो कार है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 20, 40 फिर 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इक्वल टाइम इंटरवल 20 सेकेंड इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वली वो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोशन ऑफ फ्रीली फॉल बॉडी। अगर आप किसी पत्थर को या किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करवाएंगे, कोई छत से अगर कूदता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मोशन पे ही रहेगा और वो धड़ाम से जब वो गिरेगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे ही जाएगा। नाउ कम टू द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म का, कि जैसे कोई बॉडी है ए, ठीक है, ये बॉडी है ए। अब यहाँ पर जो ये है ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 20 मीटर पर सेकेंड से ये जो है आप मान लो कि 50 मीटर पर सेकेंड, देन ये जो है ये आपका जो है 60 मीटर पर सेकेंड में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको बढ़ने में लगने वाला समय 20 सेकेंड ये लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हुआ? 50 माइनस 20 यानी कि 30 अपॉन 20, ये हो गया आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो लग रहा है ये कितना लग रहा है? 60 माइनस 50 यानी 10 अपॉन 20 यानी कि 0.5 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, तो दैट मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सेलरेशन कंप्लीट होता है। बढ़ते हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमको ग्राफ की स्टडी करनी है फटाफट से, और हम जो है मोशन की इक्वेशंस, तीनों इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे ग्राफ के थ्रू। तो चलिए हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। देखिए ग्राफ जो होता है वो उसमें बहुत अलग अलग तरह के ग्राफ्स आपको इसमें पढ़ने हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक्स हैं जिससे आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये आप देखिए, जैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच में मैंने ये ग्राफ खींचा है इस तरीके का। तो अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर लीनियर ग्राफ आता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर आपका लीनियर ग्राफ आता है, कौन सा ग्राफ आता है बेटा? लीनियर ग्राफ आता है, तो ये आपके यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपके डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक लीनियर ग्राफ है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर लीनियर ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इफ लीनियर, देन इट शोज द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड। आप इस तीनों में से किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब अगर सपोज दैट कि यहाँ पर अगर इस तरीके का ग्राफ है, यानी कि नॉन लीनियर ग्राफ आ रहा है। कौन सा ग्राफ आ रहा है? नॉन लीनियर ग्राफ आ रहा है। तो नॉन लीनियर ग्राफ यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका या तो इस तरीके से आएगा या इस तरीके से आएगा। अगर ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। और अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके का नीचे की तरफ, यानी कि इस तरह का नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। अब देखिए कि अगर यहाँ पर इस तरीके का नॉन लीनियर ग्राफ आ रहा है तो हम ये बोलते हैं कि ये जो मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये, यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका व्हीकल है, वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। द वेलोसिटी इज़ वेरिएबल, यानी कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर आप ग्राफ इस तरीके का आ रहा है और इस तरीके का आ रहा है तो आप ये लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इस तरीके का इसमें ग्राफ होता है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। अगर ग्राफ इस तरीके का है, यानी कि जो पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसको मैं इंक्रीज को इस तरह से बता रही हूँ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अगर नेगेटिव स्लोप है तो वेलोसिटी आपकी या वेलोसिटी या स्पीड जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव स्लोप है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी पहले थोड़ा सा बढ़ी और फिर कम होने लग गई, लेकिन पॉजिटिव स्लोप में वो कंटिन्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव स्लोप है उसके अंदर वेलोसिटी पहले थोड़ा सा बढ़ेगी लेकिन फिर धीरे धीरे कम होने लग गई है। लेकिन जो पॉजिटिव स्लोप है उसमें वेलोसिटी या स्पीड अगर आप बोल रहे हैं तो वो आपकी बढ़ रही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में आपका लीनियर है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और अगर आपका नॉन लीनियर ग्राफ है तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और वहां पर अगर स्लोप ऐसा हो रहा है तो वो आपका पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर आपका जो है इस तरीके का है तो वो आपका जो है वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ी फिर घटने लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका डिक्रीमेंट का ग्राफ है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है मैंने दो चीज़ें और बनाई हैं, ये दो चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ भी बनाया है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर इस तरीके से आता है, देखिए अगर आपका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ इस तरीके का आ रहा है, यानी कि लीनियर, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये ध्यान रखिए कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप
वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, यानी कि अगर इससे आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ डेवलप करना चाहेंगे तो आपका इस तरीके का लीनियर ग्राफ आएगा, इस तरीके का लीनियर ग्राफ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी देखिए इस टाइम पे भी इतनी है, इस टाइम पे भी इतनी है, इस टाइम पे, यानी कि यहाँ पर सपोजेड ये मान लेते हैं कोई वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर ये देखिए हर टाइम इंटरवल पे आप ये देखिए कि इसमें जो टाइम है वो कंटिन्यूस टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यानी कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर इस तरीके का आ रहा है तो इसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि अगर कोई गाड़ी या कोई व्हीकल 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो वो उतनी ही स्पीड से चल रहा है, ठीक है। यानी टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर इस तरीके का आ रहा है तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर आपका इस तरीके का आता है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर आपका इस तरीके का आता है तो यहाँ पर ये है कि आपका जो है ये, इसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि इसको ऐसा समझिए कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ इस तरीके का आ रहा है तो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर इस तरीके का आ रहा है लीनियर ही है, लीनियर ग्राफ है। अगर वीटी ग्राफ अगर आपका लीनियर है तो यहाँ पर मोशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे आप कि जैसे सपोज यहाँ टाइम t1 है, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। टाइम t1 है तो इस पर ये जो वेलोसिटी है सपोजेड v1 है, और यहाँ पर टाइम t2 है तो इसकी वेलोसिटी है v2 है, यहाँ पर टाइम t3 है तो वेलोसिटी है v3 है, ठीक है। तो सपोजेड अगर हम इसको a निकालना चाहें तो a कितना होगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यही होता है ना आपका एक्सेलरेशन, चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा, ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल टी आपका बराबर होगा किसके, अगर आप ये v2 और v3 भी आप माइनस करेंगे, यानी v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2, तो ये भी आपका किसके बराबर होगा, यानी ये दोनों कैसे होंगे, आपके इक्वल होंगे, यानी कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में आएगा। यानी एक्सेलरेशन है तो सही लेकिन यूनिफॉर्म है। सपोज इट एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो पूरे थ्रू आउट द डिस्टेंस, थ्रू आउट द ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है आपको इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में, यहाँ पर हम जो है जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है उसमें हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जो है सॉरी वीटी अगर ग्राफ है तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये हम इसको समझ लेते हैं। चलिए, अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है तो हम उसे डिस्टेंस कैसे पता करेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे सपोज इट हमारे पास कोई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है और वो इस तरीके से है, ठीक है, यानी कि जो है वो वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर आपको यहाँ से वो पूछ ले कि फाइंड आउट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, वीटी ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पर जो है इस तरीके का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, v और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए v इंटू टी करना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है ये मान लीजिए कि आपको ग्राफ का एरिया, ग्राफ एरिया फाइंड करना पड़ेगा फॉर डिस्टेंस, ठीक है, ग्राफ एरिया फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस, ठीक है। और अगर सपोज इट इस तरीके का वीटी ग्राफ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया फाइंड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक, ये तो ये एरिया हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका रेक्टेंगल बन गया है। तो सपोज दैट यहाँ की वैल्यू जो है ये ओ, इसको आप मान लीजिए ओ ए बी सी। तो यहाँ पर ग्राफ कैसे फाइंड करेंगे, ओ ए इंटू ए बी, जो भी वैल्यू होगी वो आपको दे दी रहेगी, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल लग रहा है आपको। और यहाँ का अगर आप देखो तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल लग रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ पे ओ ए बी, तो यहाँ पे बेस कितना हो गया
OA और हाइट कितनी हो गई AB। तो इस तरीके से जो भी आपको जो भी आपको तरीका दे मतलब कि जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी उसको आप पुट करोगे और सीधे सीधे से यहाँ पर एरिया निकाल के आपको डिस्टेंस निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और ग्राफ्स जैसे पोजीशन ग्राफ्स, ठीक है, जो है यूनिफॉर्म मोशन, थोड़ा सा मैं आपको एक ग्राफ के बारे में एक और हम जो है इसको लेंगे कि अगर रेस्ट में है तो, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है तो किस तरीके के ग्राफ बनेंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं 3 ग्राफ डिस्कस करूँगी और 3 सिचुएशंस लूँगी। यहाँ पर हम पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे। और ये तीनों ही ग्राफ हम 3 कंडीशंस में डिस्कस करेंगे, जब बॉडी रेस्ट पे है, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे है और जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है। ठीक है, ये तीनों ही तरीके आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक इंक्लूड किया है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इस अलग से नहीं है, ग्राफ के अंदर ही वहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी में, तो इसीलिए मुझे लेकिन इसको थोड़ा ढंग से समझाना था तो मैंने सेपरेट किया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। यहाँ पर जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, आप ये देखिए कि ये जो है अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर आप ये बताइए कि बॉडी रेस्ट में, जैसे मैं यहाँ पर रेस्ट में हूँ, मैं बिल्कुल स्थिर खड़ी हुई हूँ, बिल्कुल स्टेशनरी मोड पे हूँ, मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई हूँ, तो इसका मतलब मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। यानी कि पोजीशन और टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इसको देखिए आप, पोजीशन और टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, यानी ये तीनों ही ग्राफ में इस कंडीशन में अप्लाई करूँगी। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही आप लेंगे, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप लोगे तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा दैट इज इस तरीके का। यानी कि अगर टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर टाइम T1 T2 T3 आप करते चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि उसकी पोजीशन जैसी की जैसी है वैसी की वैसी है। क्लियर है, तो इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है और पोजीशन और टाइम यानी कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर आपको खींचना है तो आप इस तरीके से खींचेंगे कि यहाँ वो जहाँ पर है, सपोज वो यहाँ पर है तो वो यहीं के यहीं रह जाएगी, यहाँ से उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसी ग्राफ को इसी कंडीशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे। ये तो हमारा पोजीशन यानी कि डिस्टेंस हो गया, x यानी डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है, अब मैं दूसरा ग्राफ खींचूंगी यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, जब एक बात बताइए कि जब बॉडी मूव कर ही नहीं रही है तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी, तो अगर वेलोसिटी आएगी ही नहीं तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आप देखिए कि वो इस तरीके से यहाँ पर 0 का 0 ही रहेगा। क्लियर है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो आपका 0 पे चलेगा। ठीक है, और अगर आप इसमें एक्सेलरेशन यानी कि आप वो ग्राफ 0 ही है, 0 भी आएगा। तो और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, क्योंकि है ही नहीं एक्सेलरेशन। जब पोजीशन चेंज नहीं हुई है तो वेलोसिटी नहीं आई है, जब वेलोसिटी नहीं आई है तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। क्लियर है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप कि वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल 0 पे ही आप इसको लाइन खींच देंगे। क्लियर है, ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए जब बॉडी रेस्ट पे है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब बॉडी जो है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब अगर हम ये देखें कि उसकी पोजीशन, उसकी डिस्टेंस जो है टाइम के साथ चेंज होगी। ठीक है ना, टाइम के साथ चेंज होगी तो देखिए वो इस तरीके का लीनियर मोशन आएगा, इस तरीके का लीनियर मोशन आएगा। यानी कि उसका जो पोजीशन है कि पहले T1 पे, जैसा हम बात करें कि T1 पे वो यहाँ था, ठीक है, T2 पे वो यहाँ था, T3 पे वो यहाँ था, T4 पे वो यहाँ था। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके का आपका लीनियर ग्राफ आएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि यहीं पर ही कि जो है अच्छा ऐसा करिए, अभी इसको रुक जाइए, अब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उस क्वेश्चन को बता दूंगी। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इस तरीके का है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी स्टेशनरी होगी। वेलोसिटी मतलब कि एक ही वेलोसिटी, उसकी यूनिफॉर्म मोशन है मतलब कि उसकी वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी बिल्कुल उसकी यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा। क्लियर है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ कि ये जो है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया।
अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी सेम है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, यानी कि वही आपको ये 0 पे लाइन खींच देनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ लीनियर होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके का एक जो है एक आपकी इस तरीके की लाइन होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक, और जो है हाँ इसको हॉरिजॉन्टली बोलते हैं ना, स्लीपिंग लाइन है, मतलब स्लीपिंग लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है तो वो इस तरीके का आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर इस तरीके से हम बात करें कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है तो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा। ठीक है, उसको आप समझिए कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है, अगर एक्सेलरेशन पे है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, कभी जो है 20 मीटर पर सेकंड हो रही है, 40 हो रही है, फिर 60 हो रही है, फिर 80 हो रही है, इस तरीके से वो चेंज हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो आपका इस तरीके से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ खींचना है तो वो इस तरीके से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बच्चों के लिए ये बात गले उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे क्यों आएगा। ऐसा इसलिए आएगा बेटा कि आप उल्टे तरीके से चलिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज, भाई ए अगर ऐसा है तो v माइनस यू अपॉन टी ही तो है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जैसे सपोज दैट a इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में डिफरेंस आपका इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ही वो चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होगी और टाइम के साथ साथ वो जो है एक्सपोनेंशियली चेंज होगी। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली चेंज होना, एक्सपोनेंशियली चेंज होना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके का आ गया। अगर ये फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से एक बार इसको बता दूंगी। ठीक है, और अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपका इस तरीके का आएगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बेटा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ तो आपका इसी तरीके का आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने अभी यहाँ से बोला था कि मुझे एक क्वेश्चन बताना है आपको। देखिए कई बार यहाँ से क्या होता है कि वो एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये इस तरीके से वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उन्होंने दे रखा है, ठीक है, और वो इस तरीके से ग्राफ बना देते हैं। ठीक, वेलोसिटी क्या क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लीनियर ग्राफ ही है, लेकिन वो ये पूछ लेंगे कि इसके अंदर वो ऐसे पूछ लेंगे v1, v2, v3, v4 इस तरीके से है, v1, v2, v3 इस तरीके 4-5 लाइनें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये पूछ लेंगे कि आपका वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी, इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या ये बताइए कि इनमें से कौन सा वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपका इस तरीके से रहता है, ठीक है, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है अगर इस तरीके का है तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। और यहाँ पर जो ग्राफ जितना दूर होगा आपके एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस यही वाली है आपकी, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो ग्राफ आपका जितना दूर होगा एक्स एक्सिस से वो उतना ही बड़ा होगा। इसको आप समझ लीजिए कि जैसे ये है, अगर इसको आप t है, यहाँ पर t है ना, आप इसके लिए v कितना है, ये है, इसी t के लिए, इसी t के लिए, इसके लिए v बोलिए, इसी t के लिए, इसके लिए ये v है, ये वाला, तो ये हो गया v1, ये आपका v2, ये v3, और इसी t के लिए अगर आप इस वाले ग्राफ पे जाएंगे, फोर्थ ग्राफ पे, तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से, तो ये यहाँ मिल रहा होगा, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर आपका इस तरीके का ग्राफ है और वो एक ही जैसे लाइन जैसे दे रखे हैं और उसने सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आप सीधे से ये लॉजिक लगा लीजिए कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस से जितना दूर होगा, जैसे ये v4 है, ये ज़्यादा है, ये v3 है, ये v2 है और ये v1 है। ठीक है, तो जो ग्राफ
आपका एक्स एक्सिस से जितना दूर होगा उतना ही आपका क्या होगा, वो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी v4 ज़्यादा है देन v3 कम है, v2 और कम है देन v1 और कम है। इसका मतलब ये होगा। तो मैंने आपको बोला था ना एक क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है मोशन की इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं और फिर आपका जो सर्कुलर मोशन का एक जो फॉर्मूला है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको बात कर लेते हैं और फिर हमारा ये चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा। तो चलिए हम फटाफट से बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशंस यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड इक्वेशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को कैसे डिराइव करना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि टाइम बचे, ठीक है। और मैं आपको फटाफट से समझाती जाती हूँ। यहाँ पर एक हमने ग्राफ लिया है, ये एक ग्राफ है जिसमें कोई कार है या कोई व्हीकल है जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है और वो वेलोसिटी a पॉइंट से शुरू होकर b पॉइंट पे एंड होती है। यहाँ पर b पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी v रिसीव होती है। यहाँ पर y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइम लिया है। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्लोप लिखेंगे। और स्लोप जो होता है आप ये ध्यान रखिए, स्लोप इज इक्वल्स टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्लोप जो होगा, स्लोप मतलब कि ये, ठीक है। और स्लोप यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर आपका BD, ये BD है, ठीक है। और बेस है आपका AD, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका BD और बेस आपका है AD। तो AB आपका जो स्लोप है AB वो होगा BD अपॉन AD, क्लियर है। अब यहाँ पर BD को आप क्या लिख सकते हो, BC माइनस CD, BC माइनस CD इक्वल्स टू BD। तो BC माइनस CD इक्वल्स टू BD। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, BD की जगह BC माइनस CD लिख दिया, ठीक है, और अपॉन AD, क्लियर है। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपका वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप A दिखाता है, यानी एक्सेलरेशन दिखाता है। ये ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन दिखाएगा, यानी A, ठीक है। अब AB क्या हो गया, स्लोप है तो A हो गया एक्सेलरेशन। BC माइनस CD अपॉन AD है, BC कितना हो गया, BC यहाँ पर हो गया आपका, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है V, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने लिख लिया V। CD यहाँ पर जो है ये है आपका U, तो ये हो गया U। और AD यहाँ पर ये ध्यान रखिए, AD इक्वल्स टू OC है, इक्वल्स टू T है। AD इक्वल्स टू OC है, यहाँ पर इक्वल्स टू T है यहाँ पर, ठीक है। ये इतना क्या है, T है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया T, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बन के आ गई A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये इधर गया तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, तो AT प्लस U इज इक्वल्स टू V, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी और टाइम रिलेशन, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। नाउ कम टू द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे आइए। इक्वेशन 2 कैसे आप डिराइव करोगे, ये बताइए कि मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जो है वो अगर आप उसका एरिया निकाल लोगे, अगर आप उसका, जैसे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो अगर आप उसका एरिया निकाल लोगे तो वो आपको डिस्टेंस बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मैंने क्या लिखा है, एरिया अंडर स्लोप, ठीक है। यानी कि इस स्लोप के अंदर जो एरिया है, इस स्लोप के अंदर जो एरिया है वो सारा आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आपका डिस्टेंस S, ठीक है। तो S इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द स्लोप, और एरिया क्या है, OABC, ये एरिया है। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD और रेक्टेंगल OADC, ठीक है। अब ट्राइंगल ABD का एरिया, ट्राइंगल ABD मतलब कि आपका ट्राइंगल ABD का एरिया यानी कि 1/2, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओगे, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, AD, और हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की, BD, तो ये मैंने BD लिख दी।
अब रेक्टेंगल OADC, रेक्टेंगल OADC, तो रेक्टेंगल यहाँ पर जो है OADC जो है इसका अगर आप देखोगे तो ये हो गया इसका जो है L और ये हो गया B। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है L इंटू B, तो ये हो गया L OC और B कितना हो गया OA कर दीजिए या CD कर दीजिए, बात बराबर है CD या OD, ठीक है। यहाँ मैंने OA लिख CD या OA, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AD को AD लिख दिया है। अब यहाँ पर AD जो है वो किसके बराबर है, T के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर BD यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल्स टू BC माइनस CD। देखिए दोबारा मैं बोल रही हूँ, BD इक्वल्स टू BC माइनस CD, BD इक्वल्स टू BC माइनस CD, ठीक है। अब यहाँ पर AD यहाँ पर क्या है, T है, AD यहाँ पर T लिख दिया। BC माइनस CD आप यहाँ इक्वेशन 1 से देखिए कि यहाँ पर BC माइनस CD यहाँ पर आपने क्या लिखा था, BC माइनस CD ये आपका V माइनस U। तो अगर आप चाहें तो दोबारा से लिख सकते हैं BC पूरा कितना है V है, BC माइनस CD और CD कितना है U, तो BC माइनस CD V माइनस U, तो V माइनस U हो गया। इधर यहाँ पे OC कितना है, OC आपका T है और OA आपका U है, तो UT हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, S इज इक्वल्स टू 1/2 T V माइनस U, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, आपने कहा था कि जो है आपका अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, ठीक है। अब अगर आपको V माइनस U लिखना है तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, तो यहाँ पर मैं V माइनस U को क्या लिख सकती हूँ, AT, ठीक है। तो 1/2 T इंटू AT और प्लस UT, ठीक है। अब यहाँ पर S इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 T इंटू AT प्लस UT, ठीक है। तो अब T इंटू T कितना हो गया, T स्क्वायर, यानी S इज इक्वल्स टू 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT। तो ये हो गई आपकी पोजीशन और टाइम के बीच की इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड की हम बात कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, टू डिराइव द इक्वेशन सेकंड। यानी कि उस पूरे ट्रेपेजियम को अगर आप 2 पार्ट्स में रेक्टेंगल और ट्रायंगल करके डिवाइड करते हैं तो आपका इक्वेशन 2 रिसीव होती है। और सीधे अगर आप इक्वेशन 3 करना चाह रहे हैं तो पूरा ट्रेपेजियम का एरिया रखिए। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये क्या है, ये किसका साइन है, पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी कि पैरेलल साइड और हाइट। अब देखिए पैरेलल साइड कौन सी है, पैरेलल साइड BC और OA। यानी कि अगर मैं उस ट्रेपेजियम को बनाऊं तो देखिए ये इसी तरीके का ट्रेपेजियम है, ठीक है। ये आपका OABC, ठीक है, OABC। अब यहाँ पर जो ये और ये पैरेलल साइड है, OA और BC है, ठीक है। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड यानी BC प्लस OA, और हाइट कितनी है, OC। हाइट कितनी है, OC। ये हाइट कितनी है, OC। तो OC को किससे रिप्रेजेंट करें, T से। BC कितना है आपका, पूरा V है, और OA कितना है, यहाँ पर OA कितना है, U है। तो 1/T V प्लस U इंटू T, ठीक है। अब यहाँ पर T को इक्वेशन 1 से मैं डिराइव करना चाह रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 आपकी क्या कह रही है, A इज इक्वेशन 1। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इसको ले जाओ तो V माइनस U इज इक्वल्स टू AT और V माइनस U अपॉन यहाँ पर A इज इक्वल्स टू T। क्लियर है। तो T का फॉर्मूला क्या हो गया, V माइनस U अपॉन A इज इक्वल्स टू T। तो यहाँ पर तो आप लिख देंगे पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो V माइनस U अपॉन A आ गया। अब यहाँ पर A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी कितना होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और आप 2 और A को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2A हो गया। अब 2A इंटू कितना हो जाएगा, 2AS V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2AS प्लस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर। ये हो गया आपका पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 डिराइव होती हैं। ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं।
देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है कि यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख ली है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि कभी अगर कोई जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए इसके अंदर जैसे सपोज दैट एक पत्थर है, एक पत्थर को आप जो है धागे से बांध के और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये आपका सर्कुलर मोशन है। अगर आप सर्कुलर मोशन को देखें तो सपोज दैट कि यहाँ पर इस सर्कुलर मोशन में यहाँ पर जो आपने धागा बांधा है उसकी लंबाई जो है वो हमें मान लें कि 14 सेंटीमीटर है। इतना आप जो है 14 सेंटीमीटर धागा बांधते हैं और उसको घुमाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप घुमाते हो यहाँ पर जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसकी अगर ये उसकी पोजीशन यहाँ है तो उसका डायरेक्शन यहाँ आएगा, इसका डायरेक्शन यहाँ आएगा, इसका फिर इस पोजीशन पे डायरेक्शन यहाँ आएगा, इस पे डायरेक्शन यहाँ आएगा, इस पे डायरेक्शन यहाँ आएगा, इस पे डायरेक्शन यहाँ आएगा। यानी कि ये बात मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहती है। इसीलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड का कांस्टेंट, स्पीड और डायरेक्शन का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर किसी सर्कुलर पाथ पे आप यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से तो आपकी डायरेक्शन तो कंटिन्यू चेंज होगी। अब यहाँ पर अगर आप स्पीड निकालना चाह रहे हैं तो स्पीड को भी हम v से ही बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ है 2πr, यानी कि इसका जो सर्कमफेरेंस है अपॉन t, यानी कि अगर आप सर्कुलर पाथ के मोशन का डिस्टेंस निकालना जो स्पीड निकालना चाह रहे हैं तो v इज इक्वल्स टू 2πr इंटू टी रखेंगे। पाई की वैल्यू एज यूजुअल वही आप 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि आर किस तरीके से दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 14 दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको पाई जो है वो 7 रखने में यानी 22/7 रखने में ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट आएगा। और अगर हम मान लें कि ये ऐसा जो है 30 सेकेंड मूव कर रहा है तो यहाँ पर 30 सेकेंड आ गया, ठीक है, तो 2 इंटू तो ये यहाँ पर कितना हो गया 7 से 14 गया 2 टाइम्स, ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 2 अपॉन 30 या इसको 10 सेकेंड मान लीजिए, इजी हो जाएगा हमारे लिए कैलकुलेशन। तो 44, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 88 अपॉन 10, तो ये 8.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर ये इसको मीटर कर लीजिए, ठीक है, तो 8.8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे, जो भी आपके एनसीईआरटी में वो जो ब्लू लाइन से दिए हुए हैं वो सारे करेंगे और हम जो है इसका सॉल्यूशन जो लास्ट पेज पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।